हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप मस्त होंगे, घर पर ही स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप जान रहे हो, हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड को शुरू किए, काफी दिन हो गए हैं और हम लोग हर एक दिन को छोड़कर एक एक लेक्चर को पढ़ते हैं और मैं हर एक लेक्चर को यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड करता हूँ। तो आज हमारा एक और नया एक लेक्चर है। तो जैसे आप जान रहे हो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोग ने पेज नंबर 6 के इंडेक्स क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, एज वेल एज आपने 3 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था। ये 3 स्टेट ऑफ मैटर कौन से होते हैं? तो वो होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड वन इज द गैसियस स्टेट। इनके बारे में हमने प्रीवियसली ही पढ़ लिया था और हमने कुछ इंडेक्स क्वेश्चन खत्म किए थे। अब आज के जो हमारे टॉपिक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो भी बच्चे आगे जाकर 11th-12th में साइंस लेंगे उनको ये सारे फंडामेंटल्स का काम आएगा। आपने तो सुना ही होगा कि स्टैंडर्ड 9th एंड 10th जो है वो एक फंडामेंटल यानी कि बेस का ईयर है, ठीक है, और वो सही बात भी है। और आज के जितने भी टॉपिक्स है, खास करके आज हम बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं बच्चों। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लॉट्स ऑफ डेफिनेशंस। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक को। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पूरी तरह से फोकस कीजिएगा तो आपको मजा भी आएगा, वो मेरी गारंटी है बच्चों। चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखो, हम लोग ने जैसे पढ़ा कि जब भी कोई आइस होता है उसको हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और आपने ये चीज देखी भी है अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कि अगर आपने बर्फ को बाहर रख दिया तो थोड़े टाइम के बाद वो पिघल जाएगा। अगर वही वाटर अब जो बन चुका है उसको अगर आपने धूप में रख दिया तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी घट जाएगा। तो इसमें हो क्या रहा है बच्चों? व्हाट इज हैपनिंग? तो एक बात हमेशा याद रखना कि यहां पर एक ही कंपाउंड है लेकिन उसके 3 अलग अलग स्टेट है। यहां पर आप अगर आइस देख लो, आप अगर वाटर देख लो या फिर आप वेपर देख लो, उसकी जो स्टीम बन रही है उसको देख लो, उसमें फॉर्मूला तो तीनों तीन का एक ही है और वो है H2O बच्चों। क्या है वो? H2O है, ठीक है। लेकिन यही H2O जब सॉलिड फॉर्म में होता है तब वो आइस बन जाता है। यही H2O जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है तब वो वाटर बन जाता है। और यही H2O जब वो गैसियस फॉर्म में होता है तब वो वाटर वेपर का काम करता है। अब इनमें स्टेट में चेंज आ रहा है। तो स्टेट में चेंज कैसे आता है, हमें क्वेश्चन होना चाहिए बच्चों। जैसे हम लोग बर्फ को बाहर रखते हैं तो वो धीरे धीरे लिक्विड होता है, उसी को अगर मान लो हम हीट करेंगे या फिर बाहर धूप में रख देंगे तो वो वेपर बन जाएगा। तो ऐसा तो उसमें क्या हो रहा है कि स्टेट चेंज आ रहा है, ये क्वेश्चन हमें होना चाहिए। ऐसा तो उस मैटर के अंदर क्या चेंज आ रहा है कि उसका स्टेट चेंज हो रहा है। ऐसा तो उसके पार्टिकल्स के अंदर क्या चेंज आ रहा है कि जिससे उसका स्टेट चेंज हो रहा है। तो वही चीज, इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर हमारे आज के इस लेक्चर में आपको मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम आज के इस टॉपिक के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। याद रखना, आप जब भी कोई भी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हो, व्हेनेवर यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड, क्या होगा? सॉलिड के टेम्परेचर बढ़ाने पर उनके जो पार्टिकल्स रहते हैं उनके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने पर वो जो पार्टिकल थे सॉलिड फॉर्म में अब वो वाइब्रेट होना शुरू होंगे, यानी कि आपस में टकराना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे ये वाइब्रेट होंगे, आपस में टकराएंगे, उनके बीच में धीरे धीरे क्या होगा? तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा बच्चों। क्या होगा? उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन ये वाइब्रेट क्यों होते हैं, ये पार्टिकल वाइब्रेट क्यों होते हैं? जब भी आप हीट देते हो ना बच्चों, तो वो हीट को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं? वाइब्रेट होना शुरू होते हैं। और वही क्या करेंगे? वही सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू होंगे और ये मेल्ट हुए वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे? ये एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। यानी कि क्या होगा? पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, वाइब्रेट होना शुरू होगा, उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा और वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आएगा। अब यही लिक्विड क्या करेगा? ये जो एक्स्ट्रा हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो आपने ये चीज नोटिस की होगी कि आइस और वाटर दोनों, जब ये आइस वाटर में कन्वर्ट होता है तब टेम्परेचर तो सेम ही रहता है। टेम्परेचर क्या रहता है? सेम ही रहता है। तो फिर ये मेल्ट कैसे हुआ? तो उसने क्या किया? हीट को अब्सॉर्ब करके हाइड कर लिया, ठीक है। ये लिक्विड के मॉलिक्यूल ने क्या कर लिया? उसको हाइड कर लिया, ठीक है। और अब देखिए, अब होता क्या है? तो उसको हाइड करने पर वो उस बन जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बच्चों। और ये जो हीट है, द अमाउंट ऑफ हीट है, उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट बच्चों। चलिए तो फिर कुछ डेफिनेशन देखते हैं। पहली डेफिनेशन हमारे पास है वो है मेल्टिंग पॉइंट। अब आपने सुना होगा कि अगर बर्फ है, उस बर्फ को आप 0 डिग्री सेल्सियस पे लाते हो तो वो मेल्ट होना शुरू होगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो मेल्ट होना शुरू होंगे। तो हमारे पास सबसे पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये है
कि द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, यानी कि जिस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड जो होता है, ठीक है, वो मेल्ट होना शुरू होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एक ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, याद रखना आइस जो रहता है, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है दैट इज 273.15 केल्विन, या फिर डिग्री सेल्सियस में उसको बोलते हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये केल्विन क्या होता है वो आप लोग इस आगे के लेक्चर्स में पढ़ोगे केल्विन के बारे में, लेकिन आपको यहाँ पर जनरल डिग्री सेल्सियस याद रखना है कि आइस जो रहता है उसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब याद रखना सॉलिड जब मेल्ट होता है, ठीक है, तो बाद में भी उसका टेम्परेचर सेम ही रहता है, टेम्परेचर बदलता नहीं है। इसलिए नहीं बदलता क्योंकि उसके जो भी पार्टिकल्स है वो एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको हाइड कर लेते हैं। उस हीट को क्या करेंगे, हाइड कर लेंगे। इसी हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलेंगे बच्चों, लेटेंट हीट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेटेंट हीट। ठीक है, मैं देखता हूं ये चैप्टर खत्म होने के बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लेटेंट हीट नहीं पता होता, लेकिन यहां पर बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाया है ताकि आपको समझ में आए। इसके बाद याद रखना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called as latent heat of fusion। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं latent heat of fusion। अब क्या होगा, आप हीट देना शुरू करोगे तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनके बीच में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, वाइब्रेशन होना शुरू होगा। तो बच्चों याद रखना जब भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखिए, जब भी सॉलिड को हम हीट करके मेल्ट करते हैं तो उसको हम लोग मेल्टिंग भी बोलते हैं, ये पूरी प्रोसेस को मेल्टिंग भी बोलते हैं, लेकिन इसका एक और नाम है वो है फ्यूजन। यानी कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग फ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो फ्यूजन करवाने के लिए जो हीट एनर्जी आपने प्रोवाइड की है उसी को हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन 1 किलो सॉलिड को मेल्ट करवाने के लिए आपने जितनी एनर्जी दी है उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बच्चों। ठीक है कि नहीं, इजी टॉपिक है ना। अब यहां पर टेक्स्ट बुक में एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट दिया है जो मैं पढ़ रहा हूं, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जिसका जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उन पार्टिकल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर कोई भी लिक्विड मेल्ट होता है यानी कि उनके पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन काफी अच्छा है बच्चों, अट्रैक्शन इज गुड। ठीक है बच्चों, यानी कि आपको जितना ज्यादा हीट देना पड़ रहा है पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा ना। लॉजिक क्लियर हो रहा है कि नहीं, आप जितना ज्यादा हीट दोगे तभी जाकर वो टूट रहा है, इसका मतलब पार्टिकल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ही ज्यादा है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी कंपाउंड्स के या जो भी सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी हाई होगा। ठीक है, और ये पार्टिकल वाइब्रेट भी क्यों करते हैं, तो इस हीट एनर्जी को ओवरकम करने के लिए वाइब्रेट होते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, सो वेयर डज दिस हीट गो। ये एनर्जी कहां जाती है, तो ये एनर्जी को पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर लेती है बच्चों, वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है बच्चों, वो क्या करेंगे, इन हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इज इट ओके, चलिए तो फिर आगे जाते हैं हम लोग, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। ये जो हिडन एनर्जी है उसी को हमने क्या बोल दिया है, लेटेंट हीट बोल दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो टेक्स्ट बुक में और आगे क्या दिया है, लेकिन याद रखना अब क्या होगा, ये तो सॉलिड की बात है, लेकिन अब हम लोग लिक्विड के बारे में बात करते हैं। लाइक वाटर है, तो वाटर को आपको हीट करना पड़ेगा। आपने देखा होगा आपकी मम्मी घर पे करती होगी, कभी अगर गीजर काम नहीं कर रहा तो क्या करती है, उसी को एक पतीली में पानी को भरकर हीट करेगी, फिर ऊपर बबल्स बनना शुरू होते हैं, यानी कि वो बॉइलिंग होना शुरू हुआ है। तो जो टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों। क्या बोलेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पर हमारे पास डेफिनेशन है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड बॉइल होना शुरू होता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, लेकिन हर एक लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, याद रखना।
वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं, अब जरा ध्यान से देखना, 100 डिग्री सेल्सियस होगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, या फिर अगर आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो वो बन जाएगा 373 केल्विन, इतना उसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। यहां पर आपने देखा था हमने उसका मेल्टिंग पॉइंट तो लिखा ही था केल्विन में, डिग्री सेल्सियस पे। ये केल्विन कैसे आता है वो हम लोग आगे वैसे भी देखने ही वाले हैं, ठीक है बच्चों। अब याद रखना यहां पर भी वही फिनोमिना होगा, पार्टिकल्स क्या करेंगे, जितनी भी एक्स्ट्रा हीट होगी उन एनर्जी को वो क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे, हाइड करेंगे, और उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये जो स्टीम के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, उसकी हीट को, वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे बच्चों, ठीक है, और उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है बच्चों। यस, अब जरा ध्यान देना यहां पर हो क्या रहा है, तो आपने उसको हीट देना शुरू किया, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वेपराइज होना शुरू होंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन, ठीक है बच्चों। अब याद रखना इसका मतलब ये होता है, हमारा आगे क्वेश्चन यही था कि जब भी हम कोई भी स्टेट ऑफ मैटर का टेम्परेचर बदलते हैं, जब भी कोई भी स्टेट है मैटर का, उसका जब हम टेम्परेचर बदलते हैं तो क्या होता है, तो यहां पर आपको समझ में आएगा। देखो यहां पर पूरे इस टॉपिक का शॉर्टकट, अगर आप सॉलिड को हीट करोगे, अगर आप सॉलिड को हीट करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और अगर आप लिक्विड को हीट करोगे तो वो गैसियस में कन्वर्ट होगा। और अगर आप ध्यान से यहां पर देखोगे तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो वो पूरे के पूरे खचाखच भरे हुए हैं और एकदम नजदीक नजदीक है, ठीक है बच्चों। तो इनमें क्या होगा, ये एकदम कॉम्पैक्ट होगा। अब आपने उसको क्या किया, हीट किया, तो हीट करने पर क्या हुआ, उसके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया बच्चों, ध्यान से देखो, थोड़ा सा डिस्टेंस उनमें बढ़ गया। अब वो लिक्विड स्टेट में आ गया, और वही लिक्विड को आपने और हीट किया तो वो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, और वो आ गया गैसियस स्टेट। तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि अगर कोई भी स्टेट ऑफ मैटर को आप हीट करते हो, ठीक है, आप कोई भी मैटर है उसको हीट करते हो तो उसका स्टेट चेंज होगा, उसका स्टेट चेंज होगा, बराबर है। और अगर मान लो, अब देखो यहां पर मैंने क्या किया, अब इस गैस को मैंने ठंडा किया, कूल किया, तो क्या हुआ, वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। गैस को, वेपर को ठंडा करने पर वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसको और ठंडा करने पर वो क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। वही चीज तो होती है ना, आप लोग क्या करते हो, रसना लेते हो, रसना शरबत बनाते हो ना, ग्लास में भर के चम्मच रखते हो, तो वो लिक्विड स्टेट में होता है ना, फिर आप उसको फ्रीजर में रख देते हो, फिर बंद करके 4-5 घंटे रखते हो, तो देखते हो कि वो सॉलिड बन चुका होता है। यानी कि उसको ठंडा करने पर वो स्टेट चेंज किया, उसे सॉलिड की तरफ गया। याद रखना हीटिंग देने पर कोई भी स्टेट गैसियस की तरफ बढ़ता है, और कूलिंग करने पर वो सॉलिड की तरफ जाता है, ठीक है। तो यहां पर एकदम पूरे थियरी का एक छोटी सी बात निकल के आ रही है कि जब भी हम टेम्परेचर देते हैं कोई भी स्टेट ऑफ मैटर को, तो उसका स्टेट बदलता है, इट्स स्टेट चेंजेस, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इट्स स्टेट में यहां पर लिखता हूं, इट्स स्टेट चेंजेस, तो ये पूरी थियरी का इन्फ्रेंस हमें मिल गया। क्या होगा, उसका स्टेट जो है बच्चों वो बदल जाएगा, है ना, और वो हम लोग नोटिस भी करते हैं ना बच्चों। आइस सबसे बेस्ट एग्जांपल है, और हमने अभी रसना के बारे में डिस्कशन किया। आप और भी कुछ ले सकते हैं, नींबू शरबत ले लिया, चम्मच रख के आपने उसको, मान लो कि आपने उसको फ्रीजर में रख दिया, तो वो गोला बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, यानी कि वो लिक्विड क्या हुआ, सॉलिड में कन्वर्ट हुआ बच्चों। क्या हुआ, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। फिर याद रखना, लेकिन हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है, हर बार सॉलिड से लिक्विड में गया, लिक्विड से गैस में गया, ये जरूरी नहीं होता बच्चों। कभी कभार ये भी होता है, कुछ कंपाउंड्स दुनिया में ऐसे भी रहते हैं जिसको हीट करने पर सीधे वो सॉलिड से कन्वर्ट हो जाते हैं गैसियस में बच्चों, सीधे वो सॉलिड से गैसियस में कन्वर्ट होंगे, और ऐसे फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन बच्चों। क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ गैस को हम ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड नहीं बनते, सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, तो ऐसे फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलेंगे, डिपोजिशन बोलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉलिड टू गैस के एग्जांपल भी मैं आपको बता सकता हूं, वो है नेफ्थेलिन, ठीक है कि नहीं। आपकी मम्मी, उनकी जो साड़ी रहती है, महंगी महंगी साड़ी वगैरह जो रहती है, उनको पैकेट में रख के वो व्हाइट कलर के बॉल्स रहते हैं उसको डाल देती है उसके अंदर,
बराबर के नहीं, उसको क्या बोलते हैं आपको पता है? उसको बोलते हैं नेफ्थलीन बॉल, बराबर कि नहीं? आपकी मम्मी शायद उसको फिनाइल गोलियों ऐसा बोलती होगी, फिनाइल की गोलियां ऐसा बोलती होगी, तो वो नेफ्थलीन बॉल्स है बच्चों। और आपने ओडोनिल भी देखा होगा जिसको वॉशरूम में टंगाया जाता है, वो सॉलिड जो होता है वो सॉलिड में रहता है। आप उसको आपके बाथरूम में आज लगाओगे तो 15 दिन या 20 दिन के बाद वो गायब हो चुका होगा। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि वो सॉलिड डायरेक्टली गैसियस में कन्वर्ट हुआ होगा बच्चों, है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सेम वे डिपोजिशन का भी एग्जांपल है बच्चों, जैसे कि आयोडीन लोहा। आयोडीन के बारे में सुना है ना आपने, नमक में डालते हैं ना जिससे गोइटर नाम की बीमारी ना हो। वो आयोडीन सिल्वर कलर के दाने दाने जैसे होते हैं, पैलेट्स रहते हैं उसके, ठीक है। उसको आप हीट करोगे ना तो पर्पल कलर की फ्यूम निकलेगी बच्चों, वो वेपर बनेगा उसका। सॉलिड से डायरेक्ट वो वेपर बन गया, वो लिक्विड नहीं बना ना। लेकिन आप अगर जिस वेसल में उस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो, अगर आप उसको ऊपर से बंद कर दोगे ना तो थोड़ी देर के बाद वही गैस ऊपर पाउडर के फॉर्म में चिपक चुका होगा, यानी कि वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो वो डिपोजिशन का एग्जांपल है बच्चों। किसका एग्जांपल है? डिपोजिशन का एग्जांपल है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो आज हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, एक बार हम रिवाइज करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था? पहली बात तो हमने देखा है कि कोई भी एक ही कंपाउंड एक से ज्यादा स्टेट में पॉसिबल है। जैसे H2O है तो H2O आपको सॉलिड फॉर्म में आइस मिलता है, लिक्विड फॉर्म में वाटर मिलता है एंड गैसियस फॉर्म में वाटर वेपर मिलेगा, ठीक है बच्चों। लेकिन हमें क्वेश्चन होना चाहिए कि जब स्टेट चेंज होता है तो मैटर के अंदर क्या चेंज होता है, पार्टिकल्स के अंदर क्या चेंज होता है, और ऐसा तो क्या होता है जिनकी वजह से स्टेट चेंज होता है। तो हमने ये देखा इस थियरी में कि जब हम हीट एनर्जी देते हैं तो पार्टिकल के बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से पार्टिकल आपस में टकराते हैं और उनमें डिस्टेंस बढ़ता है, तो वो सॉलिड से लिक्विड में आता है, बराबर क्या नहीं। अब वो जिस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है क्या नहीं। और वो जो एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। और द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है क्या नहीं। एक और डेफिनेशन हम लोग पढ़े। अब जो आइस रहता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना रहता है? तो वो रहता है 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर उसको हम लोग केल्विन में बोलते हैं 273.15 केल्विन, ठीक है बच्चों। अब सेम वे, अब वो वाटर बन चुका। अब वाटर को आपको अगर मान लो बॉईल करना है तो जो टेम्परेचर के ऊपर वो वेपर बनना शुरू होता है उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो एक्स्ट्रा हीट है जिसको स्टीम के पार्टिकल एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है कि नहीं। क्योंकि लिक्विड से जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो उस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग, या फिर बोल सकते हैं फ्यूजन, ठीक है कि नहीं। यस, तो हमने देखा कि जब भी हम सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट करते तो गैस बनेगा। अगर हम उसका रिवर्स जाएंगे, गैस को हम कूल करेंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हम कूल करेंगे तो सॉलिड बनेगा, ठीक है। ये फॉर्मेट सारे कंपाउंड्स फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिसमें सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, यानी कि वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हुआ। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि सॉलिड जो है वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलेंगे बच्चों? डिपोजिशन बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर याद रखना यहां पर हमें पूरी थियरी से ये बात निकल के आ रही है कि जब भी हम लोग कोई भी मैटर को टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, या फिर उसको ठंडा करते हैं, यानी कि उसके टेम्परेचर को बदलते हैं, तो क्या होगा? मैटर के स्टेट में चेंज आएगा बच्चों। क्या होगा? मैटर के स्टेट में चेंज आएगा। तो यहां पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है बच्चों। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। आई होप कि आज के इस टॉपिक में आपको मजा आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो आपको ये सारे टॉपिक को 2 बार लिखकर मुझे फोटो खींच के भेजना है। मैं देखता हूं बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं तो कंपलसरी आज मैं दोपहर तक ये वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगा, यानी कल सैटरडे है, सैटरडे तो कल 12 बजे तक मुझे सारे स्टूडेंट्स के होमवर्क लिखे हुए उसका फोटो मिल जाना चाहिए, ठीक है। अगर फोटो नहीं मिला तो मैं आपके पेरेंट्स को कॉल करूंगा और उसका फॉलोअप होगा बच्चों, ठीक है। इसलिए मेहनत करिए। वेकेशन इसका मतलब ये नहीं कि आप चिल करोगे, आपको पढ़ाई करने के लिए टाइम मिला है ये, ठीक है। चलो बच्चों, तो फिर हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।